आजादी सन 1947 में मिली थी, उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के कामों के साथ साथ उनके शब्दों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने शब्दों से ब्रिटिश हुकूमत के जेल शासन में जी रही भारतीय जनता के अंदर आजादी की भावना जगाने का काम किया। साथ ही अपने शब्दों और लेखन से उन्होंने आजाद भारत को एक आधुनिक भारत बनने का रास्ता भी दिखाया। मोहनदास करमचंद गांधी की एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, रविंद्रनाथ टैगोर की नेशनलिज्म, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऐसी ही कुछ किताबें हैं जिससे हर एक भारतीय को जरूर रूबरू होना चाहिए। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो एक भारतीय को ये समझने में मदद कर सकती हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने एक आजाद भारत के लिए क्या ख्वाब देखे थे और उनके नजरिए से भारत की क्या समस्याएं थीं। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताबों में से जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जवाहरलाल नेहरू ने यह किताब अहमदनगर की जेल में रहते हुए लिखना शुरू की थी। वहीं ये किताब इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इस किताब के जरिए जवाहरलाल नेहरू आपको भारत के इतिहास, भारत के विचार और भारत से जुड़े कई अनछुए पहलुओं के सफर पर लेकर जाते हैं। इस किताब के जरिए जवाहरलाल नेहरू ने बेहद मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हुए ये बताया था कि भारत जैसे देश के लिए आजाद होना कितना महत्वपूर्ण है और क्यों पूरी दुनिया के लिए एक आजाद भारत बहुत जरूरी था। जवाहरलाल नेहरू ने जब ये किताब लिखी थी तो इसने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के आजादी के आंदोलन को भारी संख्या में समर्थन हासिल करवाया था। नेहरू जी की इस किताब को पढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लोगों ने भारत पर हुकूमत कर रहे ब्रिटिश राज की कड़ी आलोचना शुरू कर दी। आज के समय में इस किताब को पढ़ना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और उनके विचार आजकल बेहद चर्चा में रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उनके किरदार और उनके विचारों को समझना भी बहुत जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू पर होने वाली गर्मा गर्म बहसबाजी में इतने लोग अपनी अलग अलग राय रखते हैं कि समझ में नहीं आ पाता कि कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ। जवाहरलाल नेहरू और उनके किरदार को समझने में डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपकी बहुत मदद कर सकती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक ऐसी किताब है जो आपको भारत के इतिहास के हर पहलू से रूबरू कराती है और अंग्रेजी हुकूमत से आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए संघर्ष की तस्वीर भी दिखाती है। आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से या तबके से जुड़े हुए हों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक ऐसी किताब है जिसे आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी इस किताब की भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखने की शुरुआत अहमदाबाद के किले से की थी। वहीं 13 अप्रैल 1944 को नेहरू जी के जेल में लगभग 20 महीने पूरे हो चुके थे। हम भी नेहरू जी की किताब के सारांश की शुरुआत यहीं से करने जा रहे हैं। उनकी जेल में बंद हुए कितने दिन हो चुके थे, उस बात का अंदाजा नेहरू जी चांद को देखकर लगाया करते थे। इसी दौरान उन्हें भारत में भयंकर भूखमरी की खबर मिली। उस समय भारत के मालाबार, बीजापुर, रायपुर, उड़ीसा और देश के सबसे अमीर और उपजाऊ राज्य बंगाल में हर दिन हजारों आदमी, औरत और बच्चे खाने पीने की कमी की वजह से मौत का शिकार हो रहे थे। उस समय भारत की ब्रिटिश सरकार भूखमरी से जूझ रहे बंगाल और देश के दूसरे इलाकों में रह रहे लोगों की मदद करने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पूरी दुनिया उस समय दूसरे विश्व युद्ध से जूझ रही थी और युद्ध के मैदान में लाखों लोगों की जानें जा रही थीं। लेकिन युद्ध के मैदान में होने वाली मौतों के पीछे एक कारण और भी था। वहीं बंगाल और आसपास के इलाकों में मौत का शिकार हो रहे भारतीय केवल ब्रिटिश अधिकारियों की नाकामी और निकम्मेपन का नतीजा था। आखिरकार जब देश विदेश में ब्रिटेन की सरकार की आलोचना और उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे तो उन्होंने कुछ कदम उठाने की सोची, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और करोड़ों भारतीय भूखमरी की वजह से मौत के मुंह में समा गए थे। कहा जाता है कि बंगाल और आसपास के इलाकों के लिए जो राशन इकट्ठा किया गया था वो ब्रिटेन ने युद्ध में लड़ने वाले अपने सैनिकों के लिए बचाकर रख लिया। इस वजह से बंगाल और आसपास के इलाकों में भूखमरी फैल गई। हालांकि भारत के इस मुश्किल दौर में अमेरिका और इंग्लैंड के कुछ अमीर लोगों ने सहयोग किया। इसके साथ ही
चीन के गवर्नर ने भी भारत के लिए मदद भेजी थी। गौरतलब है कि चीन खुद उस समय युद्ध से जूझ रहा था और उसके पास संसाधनों की काफी कमी थी। इसके बावजूद चीन के गवर्नर ने भारतीय लोगों के दुख को समझते हुए मदद भेजी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी लिखते हैं कि भारत इन मुश्किल हालातों को पैदा करने वाले और इन मुश्किल हालातों में उनकी मदद करने वाले लोगों को कभी नहीं भूल सकता है। नेहरू जी जब जेल में थे तो उस समय पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से जूझ रही थी। नेहरू जी दूसरे विश्व युद्ध को लोकतंत्र की जंग का नाम देते हैं। नेहरू जी याद करते हुए लिखते हैं कि कैसे जब फांसीवादी इटली और नाजी जर्मनी की शुरुआत हो रही थी तो इंग्लैंड के ताकतवर नेता उनकी दबी हुई जबान से सराहना किया करते थे। नेहरू जी बताते हैं कि मार्च 1936 में उन्हें इटली के फांसीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी ने इटली आने की दावत दी थी, मगर उन्होंने मुसोलिनी के स्नेह न्योते को ठुकरा दिया था। नेहरू जी कहते हैं कि उस दौर में इंग्लैंड के कई नेता मुसोलिनी के सरकार चलाने के तरीके और विचारों से बेहद प्रभावित थे। इसी तरह 2 साल बाद नेहरू जी के पास जर्मनी की नाजी सरकार ने भी उनके देश आने का न्योता भेजा। जर्मनी की नाजी सरकार ये बात जानती थी कि नेहरू जी उनके विचारों के खिलाफ हैं, मगर जर्मनी की सरकार नेहरू जी को जर्मनी के हालात दिखाना चाहती थी, क्योंकि उस समय जर्मनी तेजी से प्रगति कर रहा था। लेकिन एक बार फिर अपने विचारों पर टिके रहते हुए नेहरू जी ने नाजी जर्मनी का दौरा करने से इनकार कर दिया। ये दौरा करने की बजाय नेहरू जी ने उस समय चेकोस्लोवाकिया का दौरा करने का फैसला किया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने चेकोस्लोवाकिया पर ध्यान नहीं दिया था, जिसका फायदा उठाते हुए जल्द ही नाजी जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने की कोशिश की। चेकोस्लोवाकिया संकट के दौरान नेहरू जी ने देखा कि फ्रांस और ब्रिटेन के अधिकारी जिस तरीके से हिटलर और नाजी जर्मनी की चापलूसी कर रहे थे, उसके लिए शायद चापलूसी शब्द भी बहुत कमजोर पड़ जाए। लंदन, स्विट्जरलैंड, पेरिस और जिनेवा में बैठे अधिकारियों के मन में केवल हिटलर के लिए भय ही नहीं था, बल्कि वो मन ही मन उसकी तारीफ भी कर रहे थे। वहीं कुछ ही सालों में हालात पूरी तरीके से बदल गए और जो लोग हिटलर, मुसोलिनी, नाजीवाद और फांसीवाद से प्रभावित थे और जो लोग चीन में जापानी हमले का विरोध नहीं कर रहे थे, आज लोकतंत्र का झंडा ऊंचा करके खड़े हुए नाजीवाद, फांसीवाद का विरोध कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर नेहरू जी थे, जिन्होंने फांसीवाद और नाजीवाद के खतरनाक चेहरे को पहले ही पहचान लिया था। जिस तरीके से दुनिया में कई लोग नाजीवाद और फांसीवाद का समर्थन कर रहे थे, उसी तरह हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग थे जो नाजीवाद और फांसीवाद से प्रभावित थे। ऐसे लोग हिंदुस्तान की सरकार में भी शामिल थे। नेहरू जी लिखते हैं कि युद्ध के हालात बदलने पर ये हिंदुस्तानी लोग भी नाजीवाद और फांसीवाद के विरोधी हो गए थे, मगर यदि युद्ध के हालात न बदलते तो पता नहीं ये लोग आगे चलकर क्या कर बैठते। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से कई साल पहले ही उन्हें इस भयंकर युद्ध के होने का अंदाजा हो गया था। इसके लिए उन्होंने सोचना, विचारना और लिखना भी शुरू कर दिया था। नेहरू जी चाहते थे कि भारत इन महत्वपूर्ण जंग में एक अहम भूमिका अदा करे। वहीं इस महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करने के लिए ये बेहद जरूरी था कि भारत एक आजाद देश बने। यही सोच भारतीय कांग्रेस की भी थी। वो पिछले कुछ सालों से एक ऐसा संगठन बनकर उभरी थी जिसने नाजीवाद, फांसीवाद के खिलाफ आवाज उठाई, उसके साथ ही साम्राज्यवाद का भी विरोध किया। इसी तरह भारतीय कांग्रेस ने रिपब्लिक ऑफ स्पेन, चेकोस्लोवाकिया संकट और चीन के लिए भी आवाज उठाई थी। नेहरू जी आगे लिखते हैं कि पिछले 2 सालों के दौरान कांग्रेस को अवैध घोषित किया जा चुका था। भारतीय कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को जेल में भर दिया गया था और कांग्रेस के हर कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई थी।